हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने जो हमारे भाग नंबर 5 है, भाग नंबर 5 जो है दोस्तों संविधान का भाग नंबर 5, जैसे हमारे सिलेबस में 1, 5, 12, 14, 14A और 20 है, ठीक है। तो भाग 5 दोस्तों अपनों ने इसका आर्टिकल 124 से लेके 147 तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। इसके बाद दोस्तों 148 से लेके 151 तक है, राइट। तो ये दोस्तों हमने जब कैग डीपीसी एक्ट पढ़ा था तब मैंने ये पढ़ा दिया था आपको, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक, ठीक है। और दोस्तों उस टाइम मैंने ये बोला था कि इसको जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो दोबारा रिवाइज़ करेंगे, राइट। क्योंकि दोस्तों उस टाइम नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था, अब नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे पास, टेंटेटिव डेट्स हैं हमारे पास। तो इसलिए दोस्तों चीज़ों को वापस रिपीट ना करते हुए, इसमें टाइम ज़ाया ना करते हुए, मैं आपको नेक्स्ट जो चीज़ें अपनों ने नहीं पढ़ी है उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट। क्योंकि दोस्तों रिवाइज तो अपने कभी भी कर लेंगे, समय होगा तो लास्ट में, ये सुनो। तो ये आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 जो है मैंने इसी की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दिया है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। भाग 9, 10 होगा, उसके बाद कैग डीपीसी एक्ट होगा। इसके दोस्तों टाइटल में आप देख लोगे, जो नोमेनक्लेचर होता है उसके अंदर आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक दिया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा भाग नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अपने भाग नंबर 12 पे, ठीक है। फिर 14 पे चलेंगे, 14A और फिर 20, राइट। तो दोस्तों भाग नंबर 12 जो है वो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, राइट। अब दोस्तों ये भाग नंबर 12 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से ना रिलेटेड होके ज़्यादा दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, टैक्सेशन से रिलेटेड है। फिर भी दोस्तों भले ही उससे रिलेटेड हो, हमारे इकोनॉमी तो हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं, राइट। तो हम दोस्तों इन चीज़ों को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, राइट। और जितना हमारे काम की बातें होगी, क्योंकि दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जीएसटी का, खुद का भी आप अगर मान लो देखो तो जीएसटी का खुद का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, टैक्सेशन का दोस्तों खुद का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों अलग टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग टैक्स लगाती है, ठीक है। और दोस्तों स्थानीय निकाय जो होते हैं, लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं, पंचायत जो होती हैं, वो सारे अपने अलग टैक्स लगाते हैं, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा सेंटर को जाता है, सेंटर कुछ हिस्सा स्टेट को देता है, स्टेट दोस्तों अपने अंदर और उनका अलग टैक्स का विभाजन है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत सारे उन पर नियम कानून लेटर आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर 99% जगह ये देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट लॉ बना के ये चीज़ें करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना के ये चीज़ें करेगी, और दोस्तों उन पे लॉ बन भी चुके हैं, ठीक है। जैसे अपने अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये पढ़ेंगे अभी आर्टिकल नंबर 266 267 के अंदर। तो उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कंटीजेंसी फंड है, तो इसके अंदर तो लिख दिया कि कंटीजेंसी फंड के अंदर आकस्मिक निधि पार्लियामेंट लॉ बनाकर क्या है उसको डिसाइड करेगी कि कितना पैसा कंटीजेंसी फंड के अंदर अपने लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वो दो लॉ ऑलरेडी बन चुका है, बनते रहते हैं। पहले 500 करोड़ था, अब लिमिट उसकी बढ़ा दी गई है, उससे पहले और कम था, राइट। तो वो दोस्तों पार्लियामेंट जो लॉ बनाकर करेगी, उस पर पार्लियामेंट ने लॉ ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन लोग दोस्तों जो लॉ बनाए हैं वो हमारे काम की बातें नहीं हैं। तो इसलिए दोस्तों हम आर्टिकल में ओनली इतना समझेंगे कि हाँ ये बात, जैसे 264 में क्या है, 65 में क्या है, 66 में इसका टाइटल क्या है, ठीक है। और दोस्तों क्या पढ़ेंगे इनमें, टाइटल में क्या है और अंदर थोड़ी मोटी बातें क्या लिखी गई है, ताकि कोई क्वेश्चन हमसे पूछ ले तो क्या है वो हम उस पर फंसे नहीं, राइट। और दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं मैं, जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर दोस्तों आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 नंबर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो था इसके अंदर सिंपल सा ये पूछा गया था, जब भाग 14 है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल्स की, राइट। तो दोस्तों इतने मुश्किल भी सवाल क्या है नहीं पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, राइट। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने भाग नंबर 12, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। पहले तो इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है दोस्तों, आपका फाइनेंस क्या है, फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसे से संबंधित, वित्तीय संबंधित, राइट। वित्त के अंदर दोस्तों क्या आ जाता है, टैक्स आ जाता है। सेंटर और स्टेट के अंदर दोस्तों जो फाइनेंस के रिलेशन है, फाइनेंशियल जो रिलेशंस हैं, जो टैक्सेशन का विभाजन है, राइट। और हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड है, कंटीजेंसी फंड है, पब्लिक अकाउंट है, कुल मिला के जो ऑल इंडिया का जो पैसा है उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें इसके अंदर दी गई है,
ठीक है। फिर आता है दोस्तों प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होगी? आपका मकान हो गया, आपका प्लॉट हो गया, आपकी ज़मीन होगी, वो है कि आपकी प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर दोस्तों मोटी मोटी बातें ये बोली गई है, जब ब्रिटिश काल जब ख़त्म हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, देश जब आज़ाद हुआ, तो ब्रिटिश काल के पास दोस्तों जो सरकारी ज़मीनें थी, सरकारी जो ऑफिसेज थे उनके, जो सेंटर के पास थे दोस्तों, सेंटर के पास चले गए, जो स्टेट गवर्नमेंट के रेंज में आए वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चले। तो ऐसी कुछ बातें दी गई है इसके अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है दोस्तों? समझौता, ठीक है। दो लोगों के बीच में दोस्तों क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट से संबंध। फिर आ गया दोस्तों सूट्स। सूट्स का मतलब होता है वाद, ठीक है। तो आपने दोस्तों जनरली ये शब्द सुना होगा, सूट्स आपने ना सुन के, कि आई विल स्यू यू इन कोर्ट, ठीक है। जनरली आपने बॉलीवुड मूवीज़ में सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है? मुकदमा करना, ठीक है। सूट्स का मतलब क्या है दोस्तों? मुकदमा करना। और शूटर्स कौन होता है? मुकदमा करने वाला, राइट। तो ये दोस्तों इसके शब्दों के क्या अर्थ थे उसके बारे में अपनों ने बात करी। फाइनेंस समझ आया, प्रॉपर्टी समझ आई दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट समझ आया, कॉन्ट्रैक्ट पता है आपको ऑलरेडी। सूट्स का मतलब क्या है? मुकदमा करना। इस शब्द में क्या आप उलझ सकते हो, ठीक है। तो अब देख, तो इसको 4 चैप्टर्स के अंदर विभाजित किया गया है इस भाग नंबर 12 को, ठीक है। तो कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1 जो है फाइनेंस है, इसमें 264 से लेकर 291 तक है। फिर चैप्टर नंबर 2 जो है बोरोविंग्स। बोरोविंग का मतलब क्या है दोस्तों? उधार। सेंट्रल गवर्नमेंट उधार लेती है, स्टेट गवर्नमेंट उधार लेती है, ठीक है। तो ये 292-93 के अंदर बात करेगा। चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, ठीक है। ये आगे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। ये आगे दोस्तों 264 से लेके ये 300 तक, ठीक है। 264 से लेके 300 तक, राइट। तो ये कौन सा आ गया? प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट। ये आगे दोस्तों 294 से लेके 300 तक, ठीक है। ये तो भाग, ये रिपीट लिख दिया क्या यहाँ पे? दोबारा देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 बोरोइंग था 292-93, और चैप्टर नंबर 3 जो है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट जो है वो है 294 से लेके 300 तक, ठीक है। 294 से लेके 300 तक, यस और नो। तो इसके अंदर क्या है? ऐसी कुछ बातें करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करेंगे अपने। फिर चैप्टर नंबर 4 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। वो 300 कै में है दोस्तों। ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है दोस्तों, ये पहले हमारा मूल अधिकार था, ठीक है। हमारा फंडामेंटल राइट था कि हम प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास अगर प्रॉपर्टी हमें रखना हमारा मूल अधिकार है, कोई हमसे छीन नहीं सकता, ठीक है। लेकिन दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी बाद में इसको मूल अधिकार से हटा के सीधा 300 कै में डाल दिया और इसको लीगल राइट बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है। कि मतलब कानून जो है, जो सरकार जो है विधि बनाकर आपकी प्रॉपर्टी जो क्या है ले सकती है, ऐसे नहीं लेगी। आपके पास अधिकार है, ठीक है, प्रॉपर्टी रखने का, लेकिन आपका मूल अधिकार नहीं, क्योंकि दोस्तों मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते, ठीक है। मूल अधिकार जो है आपसे नहीं छीने जा सकते, लेकिन आपके पास कोई विधि का अधिकार है, जो लीगल राइट है, वो सरकार विधि बनाकर आपसे ले सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बना दे। जैसे आपने देखा दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपका कोई भी मान लो 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। कई जगह एकड़ बोलते हैं, कई जगह बीघा बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी है। तो उसके अंदर मान लो कोई हाईवे निकल रहा है, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे जो भी, तो उसमें देखा होगा कि आपकी ज़मीन जो है उसका कुछ पैसा देके गवर्नमेंट जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ से क्या है सड़क निकाल देती है। तो वही हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी तो है, आपके पास राइट तो है, लेकिन दोस्तों सरकारें जो है नियम बना के, विधि बना के क्या है वो आपसे ले सकती है, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर का दोस्तों कच्चा चिट्ठा हुआ भाग नंबर 12 का, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों आपको फिलर करना है कि क्या क्या बात कौन कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी गई है, राइट। तो आगे चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्टिकल 264 मैंने नहीं लिखा, इसके अंदर सिंपल सी बात लिखी गई है कि आर्टिकल नंबर 280 के अंदर क्या है, फाइनेंस कमीशन की परिभाषा है, ठीक है, वित्त आयोग की परिभाषा है, ठीक है। तो वो अपने 280 भी पैसे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया। 265 देखिए दोस्तों, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो आपसे दोस्तों कोई भी प्रकार का टैक्स, ठीक है, सिंपल इसने टैक्स की बात बोली है कि आपसे किसी भी प्रकार का टैक्स अगर उस पर नियम नहीं बना है, उसके अगर गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, तो आपसे वो लेवी नहीं किया जा सकता, आप पे से वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब दोस्तों लेवी का मतलब क्या होता है, लागू करना टैक्स को, ठीक है, और कलेक्ट का मतलब क्या है, वसूल करना, ठीक है। कई बार दोस्तों कलेक्ट की जगह लेवी भी शब्द यूज कर लेते हैं। कुल मिला के बात ये दोस्तों, लेवी का मतलब क्या है, लागू करना और आपसे वसूलना, ठीक है। पूरे शब्द का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, यस और नो। 266 देखिए दोस्तों, ये समझ में आई बातें आपको, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। अगर आपके पास लॉज नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स को क्या है नहीं थोपा जा सकता, ठीक है। 266 देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। अब दोस्तों
सबसे पहले जब अपनों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, जब एसएस एग्जामिनेशन की तैयारी जब आप लोगों ने स्टार्ट करी होगी तो इन शब्दों से क्या है आप बहुत मिले होंगे, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट। ठीक है, लेकिन दोस्तों संविधान में जाके किसी ने नहीं देखा होगा कि क्या सही में 266 के अंदर ये बात लिखी गई है। ठीक है, आपने रट लिया, तो वो दोस्तों बातें क्या है अब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दोस्तों क्या रटा था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसकी बात जो है संविधान के आर्टिकल 266 के 1 के अंदर है। एकदम सही बात है भैया, यही है। आपने दोस्तों देखा था कि पब्लिक अकाउंट की बात जो है वो 66 के 2 के अंदर है। एकदम सही बात है, आगे देखेंगे। और दोस्तों आपने क्या देखा होगा, कंटीजेंसी फंड के बात जो है 267 के अंदर है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब इसके बारे में तो क्या है हमने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, इतना तो संविधान के अंदर लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक अकाउंट क्या है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है। देखते हैं दोस्तों संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट्स और रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है, ऑल लोन्स रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट। रेवेन्यू के अंदर दोस्तों टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सभी प्रकार का रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑल लोन्स रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट बाय इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट अपनी कोई ट्रेजरी बिल्स इशू करके क्या है लोन रेज करती है। ठीक है, इंडिया के अंदर दोस्तों लोन भी रेज कर सकती है, इंडिया से बाहर भी लोन रेज कर सकती है। ठीक है, तो वो सारा पैसा आ जाएगा। लोन्स और वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, आरबीआई से जो पैसा लेती है, जब कैश का मिसमैच होता है, फ्लो का जो कैश का फ्लो है दोस्तों गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या है अगर मिसमैच हो जाए, वो कम पड़ जाए, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, आय कम हो जाए, तो क्या है आरबीआई से दोस्तों एक सुविधा देती है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है ये बल्क में पैसा जो है गवर्नमेंट लेती है और अपना कैश के फ्लो को मिसमैच को दूर करती है। ठीक है, तो वो सारा पैसा हुआ। ऑल मनी रिसीव्ड बाय दैट गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, और दोस्तों सारा पैसा जो क्या है लिया है दैट गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, ये गवर्नमेंट थी, ये किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, ये इंडिविजुअल को कंपनी को पैसा दे दिया था, लोन दे दिया था। ठीक है, वो सारा वसूल आ गया। तो वो दोस्तों सारा जो पैसा जितना भी इन तरीक़ों से आया है वो सारा मेरे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उसको क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, वो सारा क्या है एक संचित निधि बनाएगी और उसको दोस्तों भारत की संचित नीति बोला जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ये क्या हुई मेरी संचित निधि। ठीक है, और इसको क्या बोल दिया दोस्तों भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। ठीक है, तो ये बात तो मुझे समझ में आती है, बहुत ईजी बातें हैं। ठीक है, अब तो ये सेम बातें जो है वो सारी स्टेट के लिए बोल दोगे तो वो हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कंसोलिडेटेड फंड है। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट कहाँ रखती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने हमारी अकाउंट कोड, ऑडिट कोड, एफआर के अंदर दोस्तों बहुत बार ऐसे पढ़ा है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो क्या है आरबीआई जो है बैंकिंग बिजनेस करता है। ठीक है, आरबीआई दोस्तों क्या है गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों क्या है बैंकिंग बिजनेस करता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट का खाता जो है, गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का खाता जो है आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और दोस्तों उसी के अंदर ही क्या है सारा पैसा जो है जमा हो जाता है। यस और नो। अब दोस्तों इससे पैसा निकालने का जो प्रोसेस है हमने आर्टिकल नंबर 112 के अंदर, 113 के अंदर, 114 के अंदर दोस्तों हमने देखा है। बजट देखा है दोस्तों, एस्टीमेट देखा है, डिमांड फॉर ग्रांट बनती है और अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन एक्ट बन के हम इससे पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस समझ में आया दोस्तों आपको। ये कंसोलिडेटेड फंड था, यहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, पूरे देश से पैसा आएगा, इन तरीक़ों से आएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। अब यहाँ से पैसा जब निकालना है तो आपको संविधान के आर्टिकल 112, 13, 14 का सहारा लेना पड़ेगा। बजट के अंदर दोस्तों क्या है ये बातें होगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 2 नंबर देखिए, ऑल अदर पब्लिक मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट एज द केस में भी। ठीक है, उन सारे केसेस को छोड़ के जितना भी पैसा आएगा, ठीक है, वो सारा किसी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर जमा होगा। अब दोस्तों इसके अंदर तो इतनी बात लिख दी, लेकिन हमने इससे एक्स्ट्रा भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? जो पब्लिक है भारत देश की, उनका अकाउंट भारत की सरकार के पास है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, उसके अंदर आप पैसा जमा करवाते हो। ठीक है, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है दोस्तों बहुत प्रचलन में है, इसका मैं एग्जांपल दूँ। सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर दोस्तों आप पैसा जमा करवाते हो तो वो क्या है गवर्नमेंट के क्या पास चला गया। ठीक है, तो वो आप 17, 18, 20 साल तक नहीं निकाल सकते उसको, राइट। तो
ये क्या हुआ दोस्तों, पब्लिक अकाउंट के अंदर जमा हो गया। गवर्नमेंट क्या है दोस्तों, उसको यूज़ करती है, जब आपका टाइम पीरियड, उसका लॉगिन पीरियड समाप्त हो जाएगा तो आपको इंटरेस्ट समेत उसको वापस कर देगी। ठीक है, तो दोस्तों आपका पैसा गवर्नमेंट के पास था, तो गवर्नमेंट एज ए कस्टोडियन उसका दोस्तों क्या ख्याल रखती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास है। किस खाते में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें। तो सिंपल सी बात है, संविधान में नहीं लिखी है लेकिन हमें इसका एक्स्ट्रा भी कुछ पता है। तो देखिए दोस्तों, ये 266 आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, उसके 2 नंबर हिस्से के अंदर क्या पब्लिक अकाउंट की बात है। ठीक है, अगला देखिए, नो मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट शैल बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड फॉर द प्रोपोजेस एंड इन मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर बोल दिया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा ऐसे ही नहीं निकलेगा। उसके लिए दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल बातें हैं। 267 देखिए दोस्तों, कंटीजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि इसको बोलते हैं। ठीक है, आकस्मिक निधि के बारे में दोस्तों हमने बहुत पढ़ा है, एक बार दोबारा देखिए। पहले तो देखिए आर्टिकल वेरीफाई हो गया, 267 के अंदर ही बात है। ठीक है, 266 का 1, 266 का 2, 266 का 267, इसके अंदर है कंटीजेंसी फंड। ठीक है, और दोस्तों एक सवाल जो क्या है आपका इन तीनों में से उम्मीद कर सकते हो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, एग्ज़ाम ठीक ठाक बना तो पेपर। राइट, तो पार्लियामेंट में बाई लॉ एस्टेब्लिश कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एन इम्प्रेस्ड नेचर। दोस्तों इम्प्रेस्ड नेचर क्या होता है, आपके ऑफिस के अंदर दोस्तों इम्प्रेस्ड फंड होता है। तो इम्प्रेस्ड फंड के अंदर तो आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब ज़रूरत है उसके अंदर पैसा निकाल लो। ठीक है, और उसको वापस भी रिफिल कर दो। तो ऐसा ही मेरा कंटीजेंसी फंड है। ठीक है, पार्लियामेंट में बाई लॉ एस्टेब्लिश कंटीजेंसी फंड ऑफ एन इम्प्रेस्ड नेचर फंड प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट या गवर्नर। ठीक है, और दोस्तों इसमें से पैसा क्या है, प्रेसिडेंट सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर गवर्नर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। जो भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होगा उसको क्या है मीट करने के लिए। मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, चक्रवात आ गया, सुनामी आ गई, कोविड आ गया, तो उस केस के अंदर क्या है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है पार्लियामेंट बैठी होगी या पार्लियामेंट के अंदर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का बिल पास करवाने जाओगे। आपको क्या है दोस्तों, सिंपली कंटीजेंसी फंड से क्या है पैसा निकाल लेना है, पेंडिंग ऑथराइजेशन बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आपने दोस्तों क्या है खर्च तो कर दिया लेकिन उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। ठीक है, बाद में दोस्तों पार्लियामेंट से क्या उसको ऑथराइजेशन भी आपको करवाना पड़ता है। यस और नो, ये बातें समझ में आई दोस्तों। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्या है ये आर्टिकल्स करेंगे, यूनियन के अंदर, संघ के अंदर और दोस्तों राज्यों के अंदर। राइट, अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, बहुत बड़े बड़े पैराज हैं और बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन मैंने उसमें से वही बातें निकाली है जो हमारे काम की हो और जो हमारे समझ बढ़ाने के लिए क्या है दोस्तों यूज़ हम कर सकें। राइट, तो देखिए आर्टिकल नंबर 268 के अंदर क्या लिखा है, ड्यूटीज़ लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। ठीक है, ड्यूटीज़ लगाएगा कौन दोस्तों, यूनियन लगाएगा। ठीक है, किसने लगाया है दोस्तों, ड्यूटीज़ लेवी का मतलब क्या है, कर किसने लगाया है, संघ ने लगाया है, केंद्र सरकार ने लगाया है, लेकिन उसको कलेक्ट करने का काम और दोस्तों उसको अप्रोप्रिएट करने का काम क्या है, स्टेट करती है। कलेक्ट कौन करेगा दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और दोस्तों रखेगी भी कौन रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्टैंप ड्यूटीज़ एज आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको 3 प्रकार की लिस्ट पता होगी, संघ सूची, राज्य सूची और दोस्तों समवर्ती सूची। ठीक है, तो दोस्तों यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी स्टैंप ड्यूटीज़ मेंशन्ड हैं उनको क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी करती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उनके कलेक्शन का काम कैसे होगा, उनके कलेक्शन का काम इन द केस वेयर सच ड्यूटीज़ आर लेविएबल विद इन एनी यूनियन टेरेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों वो स्टैंप ड्यूटीज़ किसी यूनियन टेरेटरी के अंदर लेवी हो रही है तो उनको कलेक्ट करने का काम किसका है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। अगर दोस्तों इन अदर केसेस बाय द स्टेट्स विद इन विच सच ड्यूटीज़ आर रेस्पेक्टिवली लेविएबल। ठीक है, अगर किसी स्टेट के अंदर दोस्तों क्या है, अगर वो स्टैंप ड्यूटीज़ लेविएबल है, ठीक है, तो उसके कलेक्शन का काम कौन करेगा, स्टेट करेगा। ठीक है, शैल बी कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, शैल बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों स्टैंप ड्यूटी होती क्या है इसके बारे में थोड़ी सी आपको बातें बता दूं। स्टैंप ड्यूटी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल करने के लिए सरकारी स्टैंप या ठप्पा लगाना। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को दोस्तों लीगल करने के लिए सरकारी स्टैंप लगाना। जैसे दोस्तों आपको जर्नली छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शेयर्स का जब आप ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, या दोस्तों शेयर की आप परचेजिंग वगैरह करते हो तो उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी का एक छोटा सा क्या है अमाउंट हमें लगता है। ठीक है, तो उसको क्या है दोस्तों स्टैंप ड्यूटी है, गवर्नमेंट लेती है आपसे।
ठीक है। भूमि पंजीकरण पर दोस्तों आपको लैंड का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उस पर भी दोस्तों स्टैंप ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो ये स्टैंप ड्यूटी एक प्रकार का क्या है, कर है जो दस्तावेजों पर लगाया जाता है। ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से गवर्नमेंट का कमाई का जरिया है, ठीक है। कितने दोस्तों लैंड रजिस्ट्रेशन होते होंगे, मान लें 1-1, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया भी लगाए तो क्या लाखों करोड़ों रुपए क्या क्या रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। मोटी बात ये है इसके अंदर, ये सुनो तो ये समझ में आई दोस्तों बातें आपको। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द प्रोसीड्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनी सच ड्यूटी लेविएबल विद इन एनी स्टेट shall not form part of the consolidated fund of India but shall be assigned to that state, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, द प्रोसीड्स का मतलब क्या है कि जो भी पैसा आपने स्टैंप ड्यूटी से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इकट्ठा किया है, ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने स्टैंप ड्यूटी से जो भी पैसा इकट्ठा किया है वो सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट ना बन के स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगा। यही बात इस आर्टिकल में लिखी गई थी कि ड्यूटीज़ लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या है, उन्होंने अपने खाते में डाल लिया इस पैसे को, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल नंबर 268 कंप्लीट। अब चलिए दोस्तों 269 पे, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट्स। अब दोस्तों कुछ कर ऐसे हैं, प्रीवियस क्या था, कर लगाया सरकार ने लेकिन कलेक्ट और लिया किसने दोस्तों, कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किसने किया, स्टेट ने। अब दोस्तों क्या, टैक्स लगाएगी भी यूनियन, करेगी भी कलेक्ट यूनियन, लेकिन दोस्तों वो क्या स्टेट को दे देगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो तो क्या, टैक्सेस ऑन द सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स एंड टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों, सेल्स पे या परचेज पे गुड्स के या कोई कंसाइनमेंट आता है गुड्स का बड़ा अमाउंट के अंदर, शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट शैल बी असाइंड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव असाइंड टू द स्टेट्स। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बंदरगाह देखे होंगे, पोर्ट्स देखे होंगे, ठीक है। तो कोई भी स्टेट के अंदर मान लो पोर्ट है, गुजरात का ही मान लो आप, ठीक है, गुजरात के अंदर पोर्ट है, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, वहाँ पे जो भी टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसको कलेक्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों पोर्ट गुजरात के अंदर है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा और उसकी जो इस आर्टिकल के हिसाब से कि उसका कुछ हिस्सा जो क्या है उसी स्टेट गवर्नमेंट को भी जाए, ठीक है। तो इतनी बात दोस्तों 269 के अंदर लिखी गई है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, 269 ए के अंदर क्या है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अब दोस्तों जीएसटी की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब जीएसटी दोस्तों लागू होने के बाद की चीज़ें बहुत सी क्या है ख़त्म हो गए, ठीक है, क्योंकि जीएसटी ने दोस्तों क्या है अपने अंदर इनको सब्ज्यूम्स कर लिया, ठीक है। जीएसटी के अंदर ही ये सब चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, राइट। तो इसके अंदर क्या है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। दोस्तों जब दो स्टेट्स के बीच में व्यापार जब होगा, जब दो स्टेट्स के बीच के अंदर व्यापार जब होगा, ट्रेड जब होगा, कॉमर्स जब होगा, वाणिज्य जब होगा, तो उस केस के अंदर जीएसटी को दोस्तों लेवी करने का और कलेक्शन करने का काम कैसा होगा। अब दोस्तों ये जीएसटी का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हमारे काम की बातें हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बात तो बोल दी कि अगर इंटरस्टेट ट्रेड होगा या कॉमर्स होगा तो वो क्या है, लेवी भी और कलेक्ट भी कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, एक नंबर बात। एंड सच टैक्स शैल बी अप्रोप्रिएटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन द मैनर प्रोवाइडेड एज प्रोवाइडेड पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब दोस्तों जीएसटी लेवी और कलेक्टेड मतलब सारा काम जो है जीएसटी का इंटरस्टेट जब ट्रेड होगा, इंटरस्टेट जब ट्रेड होगा दोस्तों, कॉमर्स जो होगा, जीएसटी लगाने का काम सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। लेकिन दोस्तों जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट के अंदर नियम बनाकर उस कलेक्टेड रेवेन्यू जो है, कलेक्टेड टैक्स जो है, उसको सेंटर और स्टेट के अंदर क्या है विभाजित किया जाएगा, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें। दो स्टेट थे, इंटरस्टेट कॉमर्स आपको करना है, तो इसके अंदर जो भी जीएसटी लगेगा आर्टिकल नंबर 279 ए के हिसाब से जो जीएसटी काउंसिल है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर पार्लियामेंट के अंदर नियम बनाकर उसको केंद्र व राज्य के अंदर कैसे विभाजित करना है, उसकी बात दोस्तों क्या है, उसको कैसे विभाजित करना है, इसकी बात जो है 269 के अंदर बोला हुआ है,
ठीक है, कि जितना टैक्स आ गया उसको स्टेट और सेंटर को कितना देना है वो जीएसटी काउंसिल पार्लियामेंट नियम बनाकर क्या है दोस्तों बता सकती है। ठीक है, अब दोस्तों इस पर नियम बन भी गया होगा क्योंकि बहुत सारे लेटर है क्या है हमारी गवर्नमेंट के आते रहते हैं, लेकिन संविधान के अंदर क्या है पार्लियामेंट नियम बनाकर क्या है ये बातें सारी दी गई है। यस और नो? तो आर्टिकल नंबर 269 ए समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, नहीं आया तो दोस्तों रिपीट करके आप दे सकते हो। एक बार और बता दूं, दो स्टेट के बीच में इंटर स्टेट कॉमर्स जब होगा, इंटर स्टेट जब ट्रेड होगा तो उसके अंदर जो भी जीएसटी का विभाजन जो है वो किस हिसाब से होगा। आर्टिकल नंबर 279 ए के अंदर जीएसटी काउंसिल की चर्चा है, वो रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट बनाएगी उस पर नियम। इसके बाद यूनियन और स्टेट के अंदर क्या है उसको विभाजित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 270 है टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर भी वही बातें दी गई है कि यूनियन और स्टेट के बीच में क्या है टैक्सेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो इसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, 271 देखिए दोस्तों सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द पर्पज ऑफ द यूनियन। ठीक है, अब दोस्तों दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक तो होता है सेस, ठीक है, दूसरा है दोस्तों सरचार्ज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है डिफरेंस क्या होता है ये दोनों शब्द आपको बता देता हूँ। इसका निर्धारण दोस्तों क्या है पार्लियामेंट क्या है घटा बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट क्या है घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द पर्पज ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो इसका दोस्तों सिंपल सी बात लिखी गई कि पार्लियामेंट जो है इसको घटा बढ़ा सकती है। राइट, तो इसके अंदर दोस्तों सरचार्ज और सेस क्या होता है। सरचार्ज को बोलते हैं दोस्तों अधिभार। ठीक है, मेनली ये क्या होते हैं दोस्तों टैक्स ऑन टैक्स। आप जो भी टैक्स देते हो उसके ऊपर एक और टैक्स आप पे लगा दे तो उसको क्या है दोस्तों टैक्स ऑन टैक्स बोला जाता है। सरचार्ज को बोला जाता है अधिभार, सेस को बोला जाता है दोस्तों उपकर। ठीक है, तो उपकर या सेस क्या होता है, जो व्यक्ति दोस्तों इनकम टैक्स देता है उसे इनकम टैक्स के साथ 4% हेल्थ व एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इनकम टैक्स स्टेटमेंट जब आप अपनी सेविंग भेजते हो जो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो उसने देखा होगा कि जब आप कैलकुलेशन शीट बना के भेजते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपका 4% जो है हेल्थ व एजुकेशन सेस भी जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्या है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या है उत्थान करने के लिए हेल्थ व एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या है ये पैसा लगता है। राइट, अब सरचार्ज क्या होता है दोस्तों अधिभार किसी भी ये हर बंदे पे नहीं लगता। ठीक है, ये सरचार्ज जो है सेस तो दोस्तों सब जो इनकम टैक्स भर रहा है उस पर लगेगा ही। सरचार्ज दोस्तों इसकी एक लिमिट है कि किसी की आमदनी 50 लाख से अगर जाता है तो सेस के साथ साथ वो सेस तो देगा ही 4%। ठीक है, 10% अलग से सरचार्ज भी देगा। ठीक है, तो दोस्तों इनको घटाने बढ़ाने का काम जो है पार्लियामेंट करती है। मोटी मोटी मुक्ति बात ये है इसके अंदर। ठीक है, 273 देखिए दोस्तों ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब दोस्तों कोई भी सामान अगर इंडिया से बाहर जाता है तो उस पर क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है, ये भी दोस्तों क्या है एक कर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कमाने का साधन है। और दोस्तों कोई भी सामान अगर आएगा इंडिया के अंदर तो उस पर क्या है दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी दोस्तों जूट और जूट से बने प्रोडक्ट जो है मेनली आसाम, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है दोस्तों जूट के प्रोडक्ट्स बनते हैं। राइट, तो दोस्तों ये क्या है ये जब सामान बाहर जाएगा जूट से बने प्रोडक्ट जब बाहर जाएंगे तो इन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। लेकिन दोस्तों एक्सपोर्ट ड्यूटी एक बार तो लगा दी गवर्नमेंट ने, बाद में दोस्तों ग्रांट्स के रूप में क्या है कुछ हिस्सा जो है इन स्टेट्स को वापस दे देते हैं वो। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या है दोस्तों एक्सपोर्ट ड्यूटी का पैसा जाएगा, बाद में इसी से क्या है इनको ग्रांट्स के रूप में वो पैसा क्या है वापस कर देते हैं इन जूट की दोस्तों कंपनियां जो है जूट का जो काम है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों 273। आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 274 प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है दोस्तों अगर स्टेट्स के टैक्सेस के अंदर अगर आप कोई ऐसा नियम कानून बना रहे हो, ऐसा कोई लॉ बना रहे हो जिसके अंदर दोस्तों क्या है स्टेट के टैक्सेशन की व्यवस्था के अंदर क्या है स्टेट की टैक्सेशन की व्यवस्था जो है अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों प्रेसिडेंट की दोस्तों प्रायर रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों आपको रिक्वायर्ड है अगर कोई आप ऐसा नियम बना रही है पार्लियामेंट ऐसा कोई नियम बना रही है जिसके अंदर क्या है दोस्तों किसी स्टेट के टैक्सेशन की व्यवस्था जो क्या है अफेक्ट हो रही है। ठीक है, दोबारा सुनिए दोस्तों, संसद कोई ऐसा नियम बना रही है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेशन की व्यवस्था के अंदर कोई हैम्पर हो रहा है तो आपको प्रेसिडेंट की क्या है दोस्तों प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, 275 देखिए दोस्तों ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। अब दोस्तों अब ये कोई टेक्निकल मतलब ये जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों इसके अंदर कोई क्या फैक्चुअल बातें नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या था कुछ नहीं था। अब जूट से बने प्रोडक्ट उसमें क्या था कुछ नहीं था।
ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है, आप इतना पढ़ के भी तो देख सकते हो, ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेट्स को ग्रांट देती होगी कि वहाँ पे लोगों को उत्थान करने के लिए, उस स्टेट को अच्छा चलाने के लिए, ठीक है। सच सम्स एज पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड, ठीक है। अब दोस्तों इस पर लॉ बन भी चुका होगा, लेकिन हम संविधान पढ़ रहे हैं तो हमें उसको लॉ से मतलब नहीं है, हम तो ओनली 275 के अंदर ये लिखा हुआ है और ये बातें हैं, इतना आपने को याद रखना है। सच सम्स एज पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड शैल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ईच ईयर। पार्लियामेंट दोस्तों नियम बनाकर क्या करेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर दोस्तों चार्ड एक्सपेंडिचर करेगी प्रत्येक साल, ग्रांट्स इन एड के रूप में, सहायता के रूप में, ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ सच स्टेट्स एज पार्लियामेंट में डिटरमाइंड टू बी इन नीड ऑफ असिस्टेंट। दोस्तों ऐसे क्या है, स्टेट्स को चुनेंगे कि जहाँ पे क्या है इस ग्रांट्स इन एड की सहायता करने की ज़रूरत है। एंड डिफरेंट सम्स में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स, और अलग अलग राज्यों के लिए दोस्तों क्या है अलग अलग सम्स निर्धारित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों क्या ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या अलग से उनके लिए नियम बन सकता है, ठीक है। मान लो नॉर्थ का हिस्सा है, J&K है, उत्तराखंड है, वहाँ पे दोस्तों क्या है पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या जीवन यापन मुश्किल हो सकता है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ पे मुश्किल हो सकता है, उनके लिए अलग नियम बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आसाम का एग्जांपल ले लिया, किताब में भी लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर के लिए क्या है दोस्तों अलग से गवर्नमेंट क्या है फंड्स प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों 275। नेक्स्ट है दोस्तों 279A गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है अपने 279A अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे मोबाइल की मेमोरी जो है वो ऑलमोस्ट फुल है, अगर और आगे बढ़ा दिया तो क्या पता ये वीडियो भी सेव ना हो, इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों 100% भाग नंबर 12 कंप्लीट करके अपने कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो अपने भाग नंबर 14 है वो स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।